अच्छा जी क्लास, आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके साथ दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है जिसको हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आखिर पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमें जो है वो नेचर ऑफ पोलर बॉन्ड की, पोलर बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर के बारे में देखना होगा। जो पोलर बॉन्ड को हम मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते क्यों। स्टार्ट यहाँ से करेंगे और उसके बाद उसको आगे लेकर चलते हैं जहाँ तक बात जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड जब हम लोगों ने पढ़े थे तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डेवलप होता है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड हमने इसकी एग्जांपल्स की थी, हमने इसकी टाइप भी की थी। हमने 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किए थे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हमने इनमें यही डिफरेंस देखा था कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको सिंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दोनों एटम्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं। जबकि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको डबल इसलिए कहते हैं कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करता है, यानी कि उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं, दोनों एटम्स जो होते हैं। जबकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक होता है या शेयरिंग होता है। ठीक हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड की हमने डेफिनेशन कर लिया होगा इसकी। अच्छा, अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हम लोगों ने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के दरमियान भी हो सकता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स के दरमियान भी हो सकता है, और मुख्तलिफ एटम्स के जो है वो एलिमेंट्स के एटम के दरमियान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है हाइड्रोजन। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इस बॉन्ड को खींचने की सलाहियत है उतनी ही दूसरे हाइड्रोजन की भी है। जब दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर को खींचने की सलाहियत एक जैसी होगी तो इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट। इसको हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम्स के दरमियान मौजूद था। तो जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा टाइम अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि दरमियान में रिसाइड है। इसी के साथ अगर हम लोग एक और मिसाल लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हम ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना देते हैं तो O के साथ बनने वाले दूसरे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड यानी कि बनने वाले दरमियान में डबल बॉन्ड ही है, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर होगा? क्योंकि सेम एटम्स सेम एलिमेंट के एटम्स के दरमियान है, इसलिए ये जो है ये नॉन पोलर। अगर हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं तो हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लेंगे। नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन क्योंकि बॉन्ड फिर भी एक के दरमियान ही है, एक जैसे एटम्स के दरमियान है, तो ये बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये समझ आ गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। वजह क्या है इनकी? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं या एक एलिमेंट के ही दो एटम्स हैं जिनके दरमियान ये बॉन्ड बना, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा तो उनके दरमियान जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो जोड़ा बना है, वो किसी एक तरफ नहीं खींचेगा बल्कि दरमियान में रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी जो है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल लेते हैं HCl मिसाल के तौर पर। अब ये H और Cl की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है, अब ये बॉन्ड पोलर नहीं, ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं होगा। क्यों नॉन पोलर नहीं होगा? उसकी एक खास वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि ये दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ। ये तो बात समझ आ गई हमें, देखते पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो स्मॉलर एटम है जबकि जो क्लोरीन है वो लार्जर एटम। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जरा पीरियोडिक टेबल से देख के बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ठीक हो गया। अब क्लोरीन की बात करें तो 17 इसके पास टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके एक्सटर्नल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में कितने हैं? सबसे बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इनके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो होती है 2.1। इसकी जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरियाफ्त किसने किया था? मैंने बताया था आप लोग, पॉलिंग ने किया था। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? फ्लोरीन की। इसको दरियाफ्त किसने किया था? पॉलिंग ने। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4.0। कितनी होती है? 4.0। ये भूलना नहीं है कभी। कितनी होती है? 4.0। ठीक है। क्लोरीन की उसके बाद होती है जी, क्लोरीन की कितनी होती है ज़रा बताइएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0।
अब 2.1 और 3.0 में डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, तो उस फ़र्क का नतीजा क्या होगा, जिस एटम की किसी भी बॉन्डेड पेयर में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मिकदार या वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी मिकदार या वैल्यू ज़्यादा होगी, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा, उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा, उसकी तरफ रहेगा। तो इस लिहाज से ये वाला बॉन्ड जो होता है उसमें क्या आ जाता है, ये पोलैरिटी आ जाती है, उसमें कुतुबियत आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी से मुराद होगी अब जिसकी तरफ बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। क्या इसके ऊपर हम कहेंगे, इसके ऊपर डिग्री या पार्शियल माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस आ जाएगा। इसके मुकाबले अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके मुकाबले हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक समझ आ गई बात। तो ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इनके इनको हम लोग देखते किस लिहाज से। सबसे पहली जजमेंट जब भी हमने पोलर और नॉन पोलर की करनी है तो हम देखेंगे अगर एक जैसे एटम्स के दरमियान में है तो उसको कहेंगे नॉन पोलर, अगर वो मुख्तलिफ के दरमियान में है तो उनको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट। यहाँ तक समझ आ गई। अब इससे जो है वो हम हासिल क्या करना चाहते हैं, इससे हम बनाना क्या चाहते हैं, जरा देखिएगा। जब भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड आसानी से आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे या आइंस में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि इनमें जो है वो सेपरेशन आसानी से हो जाएगी। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनमें किसी एक तरफ जो है वो इतनी ज़्यादा आसान से नहीं होता। ठीक होगा। इससे मुराद ये होगी जब भी इसका रिएक्शन होगा तो H अपना रिएक्शन कर सकेगा, Cl अपना रिएक्शन कर सकेगा, जबकि नॉन पोलर के दौरान वो दोनों जो है वो अपना अपना रिएक्शन कर सकेंगे, लेकिन इस तरीके से बिहेव नहीं कर सके। इनकी खसूसियात में बहुत हद तक जो है वो तब्दीली वाक़ करती है। पहला टॉपिक हमारा ये था आज का, जिसमें हमने पोलर और नॉन पोलर के दरमियान डिफरेंस देखा। पोलैरिटी जो है वो काफ़ी सारी नई खसूसियात जो है उनको एटम्स में ऐड करती है। इसके मुकाबले में जो नॉन पोलैरिटी होती है ये स्टेबिलिटी को या मुस्तहकम को या इस्तेहकाम को ज़्यादा डेवलप करती है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ यही है कि जब भी एक जैसे एटम्स के दरमियान एक ही एलिमेंट के जो है वो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जब भी मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनेगा तो वो पोलर कोवलेंट। पहला तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होगा। इसके साथ साथ जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, वो मतलब कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खिंचे हुए एक ही एटम की तरफ ज़्यादा रिजाइड नहीं करते हैं, बल्कि वो दरमियान में मौजूद होते हैं। जब भी हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है वो एक जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम हल्का सा यहाँ पर देखना चाहते हैं, वो है मेटैलिक। अब तक हमने जितने बॉन्ड्स देखे हैं उन बॉन्ड्स के अंदर हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें हम देखें। मिसाल के तौर पर अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो होता ही वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसमें आइंस बनते हैं और वो आइंस बाद में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में भी बात कर चुके हैं कि वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से, बाहमी इश्तराक से। इसमें दोनों एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का जो है इश्तराक करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिसके बाद ये बॉन्ड जो है या जो है ये बॉन्ड्स या कंपाउंड्स है वजूद में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जो इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो उसमें लोन पेयर जो होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डोनर एटम जो है वो पेश करता है, यानी कि मुहैया करता है, जबकि दूसरा एटम जो होता है वो जो है सिर्फ क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करते हैं और अपने साथ उसको बॉन्ड करते हैं। ये थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया। अब हम लोग मेटालिक बॉन्ड, एक और किस्म के बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो मेटालिक बॉन्ड है। अब मेटालिक बॉन्ड के अंदर होता क्या है, जो मेटल्स होती हैं या धातें होती हैं, हमने इनको कई बार जो है वो ऑब्जर्व किया है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक आप लोगों को ये लैडर सा या सीढ़ी सी नज़र आ रही है, ये मेटलॉइड्स कहलाती हैं। मेटलॉइड्स के जो लेफ्ट साइड के ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स या धातें कहलाते हैं। इन धातों के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं इनको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बॉन्ड जो मेटल्स या धातों की मुख्तलिफ तहों या एटम्स के दरमियान पाया जाए उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। पहली डेफिनेशन होगी इस चीज़ की। अच्छा, अब इस चीज़ में जो मेटालिक बॉन्ड है उसमें ऐसी खसूसियात कौन सी हैं, ऐसी खासियत कौन सी है जो बाकी किसी और चीज़ में मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से जब भी हम देखते हैं तो मेटालिक बॉन्ड की सबसे पहली खसूसियत ये है कि इसके जितने एटम्स होते हैं वो तहों की सूरत में मौजूद होते हैं। वो तहें एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजेसेंट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। ये एटम्स जो मेटल के एटम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज मौजूद होते हैं, एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज मौजूद होते हैं कि इनके बैरूनी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बगैर किसी कशिश के आज़ादाना घूम रहे होते हैं।
आज़ादाना घूम रहे हैं, आज़ादाना घूम रहे हैं। ज़रा इधर देखिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को अगर हम इधर से नोट डाउन करने की कोशिश करें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये इनके न्यूक्लियसेस हैं, ये न्यूक्लियसेस हैं हमारे मेटालिक बॉन्ड के न्यूक्लियसेस हैं। इन न्यूक्लियसेस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इनके गिर्द बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये फ्रीली मूव करने वाले होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव करने वाले। अच्छा, ये जो फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अवेलेबल हो जाते हैं जब भी हम मेटल्स को या धातुओं को किसी भी बिजली के साथ या हरारत के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हरकत करने लग जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से बिजली जो है वो इन धातुओं के अंदर से गुजर जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्री इलेक्ट्रॉन पूल बना लेती है। ये टर्म आप लोगों ने इससे पहले नहीं यूज़ की होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन पूल बना देती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पूल है ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर बाद में अवेलेबल हो जाते हैं फॉर हीट और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और हरारत को मुहैया हो जाते हैं, बिजली और हरारत के गुजरने का बाइस बन जाते हैं। इसकी छोटी छोटी मिसालें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग बैटरी है, बैटरी के दो सिरों के साथ एक तार को जोड़ देते हैं, जैसे तार को जोड़ देते हैं तो तार में से करंट गुजर जाता है। पहली मिसाल इसकी ये होगी। अगर हम लोग जो है वो हीट की बात करें या हरारत की बात करें तो हरारत की कंडक्शन के लिए भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़रूरी होते हैं। अब हरारत या हीट जो होती है, मिसाल के तौर पर हमारे घर में ब्लोअर होता है, जिसको हम लोग ये आग में फूक मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ब्लोअर या फूकनी, जिसको हम लोग पंजाबी गाँव में फाल में कहते हैं। अब ये ब्लोअर जो है, इससे जब भी हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको मतलब चूल्हे के पास करके उसमें से ब्लो करते हैं, यानी कि फूक मारते हैं, फूक मारने के पास उसको रख देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं जो हिस्सा आपने पकड़ा हुआ था वो हिस्सा भी गर्म हो जाता है। तो ये हीट उसके अगले हिस्से, क्योंकि अगला हिस्सा जो है वो आग के करीब रखा हुआ है, ये जो आग की कुर्बत है उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर हीट जो है वो डिवेल्प होगी या वहाँ पर हीट जो है वो इंड्यूस होगी है या पहुँच गई है। अब वो हीट क्या कर रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम दैट एंड टू दैट एंड, इस एंड से या इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। हीट का ये ट्रांसफ़र जो है ये भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन पूल की वजह से होता है, जो पूल यहाँ पर डिवेल्प हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। आमतौर पर जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर ये वाली जो कंडेंसेशन है या लेयर फॉर्मेशन है ये नहीं होती है। ये लेयर फॉर्मेशन सिर्फ एक नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। आमतौर पे कार्बन जो होता है वो सारे का सारा वो ब्लैक होता है, सिर्फ एक यानी कि सारे का सारा जो है वो नॉन मेटल की हालत में होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है हीट का। लेकिन ग्रेफाइट इसकी एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है जिसके अंदर से हीट गुजर जाती है। कभी सेल देखा हो आप लोगों, एक बैटरी होती है, एक सेल होता है, सेल ड्राई सेल जिसको हम कहते हैं। जैसे उस सेल को तोड़ते हैं तो उस सेल में से एक सिक्का निकलता है, वो जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक हो गया। ये आप लोगों की जो बैटरी घर में कार वाली या ट्रैक्टर की बैटरी होती है उसके जो किनारे होते हैं वो जिनमें हम लोग चुटकियाँ लगाते हैं, वो किनारे जो होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ग्रेफाइट जो है इसके अंदर ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन पूल डेवलप होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प आउट। यहाँ तक समझ आ गई बात। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन के लिए ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये दो ही चीज़ें होती हैं। मेटल्स जो होते हैं इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यूज जाती है और ग्रेफाइट जो होती है तो ये नरम है, सॉफ्ट है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पूल मौजूद होता है जिसकी वजह से यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो गुजर जाती है। यहाँ तक समझ आ गई बात। दो टॉपिक्स हमने आज देखे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन ना भी है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से है जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम लोगों ने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का तज़किरा किया। आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये बात हमने की है। इसके बाद हमने मेटालिक बॉन्ड की बात की है, मेटालिक बॉन्ड की खसूसियात के बारे में यहाँ पर तज़किरा किया है तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो किस तरीके से काम करें, किस तरीके से काम करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अगला जो हमारे पास टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारे पास होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। नेक्स्ट टॉपिक जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। मैं हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ ताकि कल जब हम लोग इसको कनेक्ट करें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो और आसानी से हम इस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बच्चे, उनको कहते हैं वीक फोर्सेस। ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, कमज़ोर फोर्सेस होती हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की जो है प्लेसमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की कनेक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की एक दूसरे के करीब मौजूद होने की वजह से जो वीक फोर्सेस डेवलप हो जाती है उनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक होगा जी। आमतौर पे अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो जो मेटालिक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड यानी कि मेटल हैं वो इतनी जल्दी मतलब कि सेपरेट नहीं होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स लेकिन फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए हम जब भी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड के बाद कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट
कोवलेंट बॉन्ड जो है उससे वीकर बॉन्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये सबसे कमज़ोर फोर्सेज हैं। जब भी कोई चीज़ डीनेचर होती है, टूटती है, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज टूटना शुरू होती है। मिसाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को मैं एक और तरीके से अगर समझा दूँ, मिसाल के तौर पर हम लोग अंडा है उसको फ्राई करना शुरू करते हैं, तो जब अंडा हम लोग ऐसे तोड़ के डालते हैं तो अभी हल्की सी उसको हीट लगती है तो उसका कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है। जो सफ़ेदी होती है वो पहले वाटरी होती है, पानी सा होता है, बाद में वो सॉलिडिफाई होना शुरू होती है, सख्त होना शुरू हो जाती है। ठीक होगा जी। इसी तरीके से अंडे की जर्दी जो होती है वो पहले सॉफ्टी सी होती है, जैसे जैसे उसको हीट लगती जाती है, गर्म होती जाती है, वो सख्त होती चली जाती है। यानी कि उसमें सबसे पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो टूटना शुरू होती है और उनकी क्रैकिंग के नतीजे में जो है वो हमारे पास सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, चीज़ें तब्दील होना शुरू होती है, थिंग्स हैज़ बीन चेंज। ठीक होगा जी। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की बात करें तो 2-3 टाइप्स की होती हैं। सबसे बेसिकली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट होती है डाइपोल मूवमेंट, और तीसरी वॉन्डरवॉल फोर्सेज होती हैं या जिनको लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज कहते हैं। 3 या 4 किस्म की जो है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक है, तब तक के लिए आप लोग जो है वो इस टॉपिक को रिकॉल करें। अगर जो है वो ये टॉपिक आप लोग को समझ आ चुका है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा से आप लोग रिवाइंड करके देखें। ठीक है जी। आप ज़रा बुक्स ओपन कर लें आप लोग, और बुक्स ओपन करके यही वाला टॉपिक जो है वो रिवाइज करें।